हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि आज हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और उसमें जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जो नॉर्मल केमिस्ट्री है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो 11th क्लास में अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें अगर आप देखोगे कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कुछ कवर किया जाता है। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पे बात करूं आपके दूसरे एग्ज़ाम्स को लेकर रिलेटिवली लाइक जैसे इस आपका स्कूल का और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर। जैसे जो पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर भी लोगे वो दोबारा आपको 12th क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऐसा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप 11th में पढ़ रहे हो वो 11th में ही चला जाएगा और फिर 12th में जो आप पढ़ोगे वो बिल्कुल नया होगा। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी को तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर 3 मेजर चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक चैप्टर जो आपका जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के नाम से होगा। दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन्स होंगे और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का उसमें चैप्टर होगा जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं माना जाता है। उसे रीड खुद ही करना होता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में जब शुरू होती है तभी मैं आपको बता दूं कि एक पूरा का पूरा एक प्रॉपर डिवीजन है केमिस्ट्री का। पर एक ही कंपाउंड के अराउंड, एक ही एलिमेंट के अराउंड पूरी की पूरी केमिस्ट्री घूमती है, दैट इज कार्बन। ऐसा क्या है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट के सराउंडिंग में घूम रहा है और हम उसे पूरा का पूरा एक नए केमिस्ट्री के टॉपिक के तौर पे पढ़ रहे हैं और उस खुद उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो जैसे आपने केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें बेटा, ठीक है, तो पहला जो पार्ट होता है केमिस्ट्री का जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बेसिकली इनऑर्गेनिक मतलब कि जो कार्बन के अलावा के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स के बारे में बातचीत करते हैं। अब ये सिर्फ 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स के सराउंड में है, पर ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है मैं असलियत बताऊं तो अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे बेटा तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 30% है। ये अगर आप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 25% है और ये जो है ये आपका 35% है। तो कंटेंट वाइज अगर बात किया जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलेबस क्यों है और कैसे इतना ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिक में होता है, क्या-क्या चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं, उन सबको हम एक-एक करके धीरे-धीरे अब पढ़ेंगे और उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला हेडिंग जो आप यहाँ पर डालेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है? आपको रिकमेंडेड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप एक अलग कॉपी बनाएँ। ठीक है? और फिजिकल इनऑर्गेनिक आप मिक्स कर सकते हो कॉपी, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप तीनों के लिए अलग अलग कॉपी बनाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर नई कॉपी ले ले और वहाँ पर लिखना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या इसमें हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बेसिकली स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और उनके डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, टू स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टू स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम यहाँ पर क्या स्टडी करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव। अब बेसिकली सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि दो यहाँ पे हमें टर्म्स दिख रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं। एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और एक के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, किसी भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, क्या हो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, उस कंपाउंड को, ठीक है, उस कंपाउंड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा,
ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके पास रहे ही रहे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। शुरुआत यहां से होनी चाहिए, उनके डेरिवेटिव्स के पास हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मीथेन के बारे में, CH4 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन जो है बेसिकली वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, कोवेलेंटली जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका मीथेन है, लेकिन इसके डेरिवेटिव्स में जरूरी नहीं है कि इसी तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो अब आप क्या कर सकते हो बेटा, मान लो ये CH4 है आपके पास और आप इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर दिया हमने, जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे आपको क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल मिलेगा CH3OH, ठीक है। इसका दोबारा आप क्या कर दीजिए बेटा, ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो आपको ये अल्कोहल है, ठीक है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इसको अल्कोहल कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर अभी आएगा, ठीक है। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 टर्म में आपके पास नोमेनक्लेचर आ जाए और उसमें फिर हम लोग बातचीत करेंगे इनके नाम कैसे दिया जाता है, इनका क्या ऑफिशियल नेम है और किस किस तरीके के नाम फेमस हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये कुछ इस तरीके कंपाउंड बना लेता है जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। इसका अगर आप चाहो तो दोबारा ऑक्सीडेशन करा सकते हो, और जब आप दोबारा ऑक्सीडेशन कराते हो ध्यान रखिएगा तो ये बना लेता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये नाम जो है फॉर्मिक एसिड, ये असल में एक एंट से आया है, एंट जो होते हैं, चींटी जो होती है उससे आया हुआ है फॉर्मस, ठीक है। और उनके अंदर ये एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ गया है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे एटलीस्ट एक तो आपको कहीं ना कहीं हाइड्रोजन नजर आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके डेरिवेटिव, जैसे मैं आपको बात करूं यूरिया, ठीक है। जैसे ये है हमारा NH2 और यहाँ पर भी क्या है बेटा, NH2, ये आपका यूरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आप इसमें देख पाओगे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में जरूरी नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, लेकिन ये जहां से आ रहा है, जहां से क्या हो रहा है बेटा, आ रहा है, उसके पास ये होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा है, ठीक है। फंडा है कि जहां से ये बनकर आ रहा है उसके पास क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड थी, अगर है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही काउंट होंगे, ठीक है। और भी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे ये बना, फिर इससे ये बना और इससे ये बना, तो ये तीनों जो हुए इनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहेंगे बेटा, डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा CH4, जिसे हम बेसिकली मीथेन या फिर क्या कहते हैं, कॉमन नेमिंग में इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। मार्स मतलब जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं वहाँ से जो गैस निकलती है, मार्सी लैंड होता है बेसिकली एक ऐसा जगह, जो आप उसको क्या बोलते हैं, मार्स को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। मार्सी लैंड ऐसी एक गीली सी मिट्टी होती है जिसमें पाँव धंसता ही चला जाता है, धंसता ही चला जाता है आपका, उसको मार्सी लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और भी अगर मैं आपको डेरिवेटिव्स का एक आइडिया दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 और इसमें से आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक Cl जोड़ देते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3Cl बन जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन फिर हटा दो और एक Cl आप फिर क्या करो बेटा, जोड़ दो, तो आपको बन जाएगा CH2Cl2। फिर आप एक हाइड्रोजन को हटा दो और फिर एक Cl जोड़ दो, तो ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा बेटा, CHCl3, यही क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इसी तरह फिर आप करो, एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl जोड़ दो, यहाँ पे एक Cl जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CCl4, ठीक है। पायरीन कहा जाता है उसे। तो ये सब के सब जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनकर आए हैं ये बेसिकली क्या कहे जाएंगे बेटा, डेरिवेटिव्स कहे जाएंगे, ठीक है। ये क्या कहे जाएंगे बेटा, ये डेरिवेटिव्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम डेरिवेटिव्स कहेंगे और ये जो है हमारा जो मॉलिक्यूल है इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब बातचीत हम लोग आगे जाके करेंगे, यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अभी शुरुआत है और काफ़ी कुछ अभी आने वाला है, तो आप बस बने रहिए और धीरे धीरे देखते चलिए कि इसमें क्या क्या बातचीत हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि इसको एक प्रॉपर डिवीजन के तौर पे क्यों पढ़ा जा रहा है।
इसको एक प्रॉपर डिवीजन के तौर पे इसलिए पढ़ा जा रहा है, जबकि ये कार्बन के ही कंपाउंड्स की स्टडी है, कोई नए कंपाउंड्स की स्टडी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए एक प्रॉपर डिवीजन के तौर पे पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उनके नंबर्स अगर आप काउंट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताऊं तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उससे कम से कम नहीं भी तो 1000 टाइम्स ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, मान लो कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मिलियन अगर आपके पास पूरे कंपाउंड्स हैं, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सबके मिला के, तो अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की बात करें तो कार्बन सिर्फ कम से कम 100 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स होने की वजह से ही इसे एक प्रॉपर अलग से डिवीजन दिया गया है और इसे एक प्रॉपर अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्यों है इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन के फॉर्म में कि why there are large number of carbon compound, ठीक है। why there are large number of carbon compounds, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक या कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स क्यों हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ही बातचीत यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके आंसर अगर आप देखोगे तो कई सारे पॉइंट्स में छुपे हुए हैं, ठीक है। कई सारे पॉइंट्स में आंसर छुपा हुआ है। जैसे अगर मैं पहला पॉइंट आपको बताऊं, दैट इज कैटेनेशन। अब ये क्या है, कैटेनेशन क्या होता है? खुद से ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को कैटेनेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा? कैटेनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब एक कंपाउंड खुद से ही बॉन्ड बनाता है तो उसे कैटेनेशन कहा जाता है। जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी विद इटसेल्फ ऑफ एन एलिमेंट, आप लिख सकते हो ऑफ एन एलिमेंट विद इटसेल्फ, ठीक है, विद इटसेल्फ, अपने आप से ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है बेटा? कैटेनेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, इस तरीके की जो फिनोमिना है इसे कैटेनेशन कहा जाता है। जैसे सल्फर का सल्फर से बॉन्ड बनाना, इसे क्या कहा जाता है बेटा? कैटेनेशन कहा जाता है। अब होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कैटेनेशन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी लंबी चेन आसानी से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी कैटेनेशन टेंडेंसी 10 से ज्यादा होती है। मतलब ये अपने जैसे ही 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आराम से हैंडल कर पाता है। और वो रीजन क्या है बेटा? इसका स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंस। किसका होना बेटा? सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना, उसकी प्रेजेंस का स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पर उसको रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो इतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं वो कार्बन कार्बन की लिंकेज की वजह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज नंबर ऑफ चेन बना सकता है, 10 मेंबर की, 8 मेंबर की, 9 मेंबर की, 100 मेंबर की, 50 मेंबर की, ठीक है। तो ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। और ये लंबी लंबी चेन्स इसलिए बना सकता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंस रहता है, ठीक है। क्या रहता है बेटा इसमें? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है उसके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से वो आसानी से बॉन्ड्स बनाते चले जाता है, उसमें हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। पहली चीज ये यहाँ पर हमें देखने को मिली। सेकेंड जो फिनोमिना है, सेकेंड जो रीजन इसके पीछे आता है, ठीक है, वो है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी, ठीक है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 1 बॉन्ड बना पाते हैं, 2 बॉन्ड बना पाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कार्बन 4 बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो ये सब जो इसकी कैपेबिलिटीज में ऐड होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड जो रीजन है इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने के, वो है टेट्रावैलेंसी, ठीक है। क्या है बेटा? टेट्रावैलेंसी। अब कार्बन कार्बन जो कनेक्ट होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कार्बन कैन बी
कनेक्टेड, ठीक है, कार्बन कैन बी कनेक्टेड थ्रू, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से भी बना सकता है कि सी बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी है, तो ऐसे आप कितनी बड़ी भी चेन बना सकते हो जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी टेट्रावैलेंसी की वजह से जो ब्रांच्ड कंपाउंड होते हैं जिनमें हम ब्रांचिंग करते हैं, जैसे इस तरह के कंपाउंड्स, मान लो कि कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड कार्बन, इधर कार्बन है, इधर एक कार्बन मान लो इस तरीके से, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इधर, ये जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग इसमें पॉसिबल हो पाती है, ठीक है, इसके टेट्रावैलेंसी की वजह से। यहाँ पर भी आप कार्बन कार्बन इस तरीके से ले सकते हो, यहाँ पर कार्बन ले सकते हो, तो इसके टेट्रावैलेंसी की वजह से क्या जनरेट होता है बेटा, इसके अंदर ब्रांच्ड कंपाउंड बनने शुरू हो जाते हैं, और उन ब्रांच्ड कंपाउंड्स की वजह से जो मॉलिक्यूल है उसके बनने की और उसके नंबर्स की कैपेबिलिटी अपने आप ही क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ब्रांच्ड कंपाउंड, ठीक है, क्या लिख सकते हो बेटा, ब्रांच्ड कंपाउंड्स आर पॉसिबल, ठीक है, ब्रांच्ड कंपाउंड्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके पास प्लस पॉइंट होता है। पहला, इतना अच्छा सिंगल बॉन्ड बनता है कि कैटेनेशन बहुत लंबी होती है। फिर दूसरा, आप देखते हो कि इसमें टेट्रावैलेंसी है तो चारों तरफ भी तो बॉन्ड बना सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है, जो इसके नंबर्स में ऐड करता है, इसको ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा नंबर्स दे देता है, दैट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या बेटा, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म कैसे ऐड करता है ये समझ लो। एक ही आइसोमेरिज्म होता क्या है, आपने थोड़ा बहुत पहले सुन रखा होगा, मैं उसी को थोड़ा बताता हूँ। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब एक ही कंपाउंड जैसा फॉर्मूला दिख रहा है पर बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स में क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे आइसोमेरिज्म भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करने लगता है बेटा, ऐड करने लगता है, ठीक है। क्या करने लगता है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ऐड करने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ये देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये सब उसको क्या करती हैं, ऐड कर देती हैं, सब कुछ क्या कर देती हैं बेटा, ऐड कर देती हैं, ठीक है। तो देखो कैसे आइसोमेरिज्म की, सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जनरल फार्मूला, या सॉरी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बेटा, सेम है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उनका क्या होता है बेटा, डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मान लो हमारे पास C4H10 है, ठीक है, C4H10 मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास इसका एक जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि मान लो CH3 है, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है हमारे पास CH2 और यहाँ पर है CH3, ठीक है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि ये है CH3, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया H। अब आप देखो दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसमें एक लीनियर चेन आपको इस तरीके से नजर आ रही होगी, जबकि इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे पूरी की पूरी एक ब्रांच की गई है, ठीक है। तो बेसिकली दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसका नाम जो होता है एन ब्यूटेन होता है, ठीक है। अगर कॉमन नेम की बात करें, इसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है। अभी ये सब नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में दोबारा मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि एक ही फॉर्मूला है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना आइसोमेरिज्म के बारे में बताता हूं, एक छोटा सा डेटा लेकर। एक मॉलिक्यूल है C20H42, ठीक है। इसके नॉर्मल अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके आइसोमर्स पता है कितने बनते हैं, ठीक है। इसके आइसोमर्स बनते हैं 3,66,319, 3,66,319 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक अगर 20 कार्बन की, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 20 कार्बन इंटरलिंक्ड हैं,
तो उसके पास 3,66,319 आइसोमर बनाने की पॉसिबिलिटीज है। इसी तरीके से जब आप C100 की बात करोगे तो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो अंदाजा लगाओ कि सिर्फ एक 20 कार्बन वाला मॉलिक्यूल के 3,66,319 आइसोमर्स हैं, तो C100 के कितने होते होंगे? बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है। और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइसोमेरिज्म की वजह से जनरेट हुए, एक फिनोमिना की वजह से जनरेट हुए। इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ते चले जाते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो। हम अंदाजा लगाते हैं कि लगभग शायद 100, 150, 200, 500 बने रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल अपने 3,66,000 मॉलिक्यूल के अप्रोक्सीमेट जनरेट कर पा रहा है। ऐसे कम से कम 50,000 मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके उतने ही ज्यादा आइसोमर्स होंगे। इसलिए तो बेसिकली आइसोमेरिज्म जो है वो पूरा का पूरा एक नए फिनोमिना को क्या कर देता है बेटा? जनरेट कर देता है। एक पूरा के पूरा नए फिनोमिना को क्या कर देता है बेटा? यहां पर वो जनरेट कर देता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इज द थर्ड फैक्टर। 3 फैक्टर्स अभी तक हमने देखा। एक कैटेनेशन था, दूसरा टेट्रावैलेंसी थी, तीसरा आइसोमेरिज्म था। चौथा फिनोमिना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके कई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे, ठीक है, और उन्हीं हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से कई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। और उन हाइब्रिडाइजेशंस की वजह से ही अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन सोज 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सोज 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप की शो करता है बेटा? 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक शो करता है sp, क्या शो करता है बेटा? sp। ठीक है, दूसरा जो है वो sp2 है और तीसरा जो है वो है sp3। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। ठीक है, sp2 में अगर बात करें C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H2, यहाँ पर भी H2। ठीक है, अगर sp3 की बात करें, C बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। अगर इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये बेटा हमारा क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन की अगर हम बात करें, ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो बेसिकली यहां पर कार्बन 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस में एग्जिस्ट करके दिखा देता है। और ये जो 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस में ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी इसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है। ये डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है बेटा? ये हाइब्रिडाइज हो सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि क्यों नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर जो है वो बेसिकली होता है स्टेबल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, स्टेबल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और एक लंबी चेन या लंबी सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं कार्बन कार्बन की, ठीक है, और सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जीज का अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 83 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, जबकि अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन सिलिकॉन का होता है 53 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि सिलिकॉन इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसका जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए लंबी कैटेनेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। लंबी कैटेनेशन देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जनरली कार्बन जो है वो अच्छी कैटेनेशन दिखाता है क्योंकि उसका सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और इसीलिए हम कार्बन के बारे में यहाँ पे बातचीत करते हैं। ठीक है, ये तो था कि क्यों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं, इनके नंबर इतने ज्यादा क्यों हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी खोज और हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अगर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करूं तो पुराने टाइम में यह माना जाता था कि बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेबोरेटरीज में जनरेट नहीं किए जा सकते। ये एक स्पेशल फोर्सेस के प्रेजेंस में जनरेट होते हैं, और ये स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं ये बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसको जनरेट कर रहे होते हैं, उन कंपाउंड्स, उन
लिविंग बॉडीज, नॉन लिविंग बॉडीज के अंदर पहले से ही वो फोर्सेस क्या रहते हैं बेटा, मौजूद रहते हैं। ये पुरानी थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ टाइम के बाद ये जो कहानी थी ये दूर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे कि अराउंड 200 ईयर्स एगो, ठीक है, 200 ईयर्स एगो, 200 साल लगभग पहले, ठीक है, उसके पहले ये माना जाता था, बिफोर इट एज्यूम्ड दैट, इट इज एज्यूम्ड दैट, ठीक है, इट वाज होगा, इट वाज एज्यूम्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके सिंथेसिस के बारे में, यानी इनको बनाने के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें मानी जाती थी। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि यार ये नॉर्मली नहीं बनाए जा सकते, ये स्पेशल एनिमल्स द्वारा, स्पेशल प्लांट्स द्वारा जनरेट किए जाते हैं, और उनके अंदर पहले से स्पेशल फोर्सेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम वाइटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। वाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesis in presence of living organisms, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हो रहा था बेटा ये, इन प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट it was proved, ठीक है, but it was proved wrong by उल्हर एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिच उल्हर, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार इस पे काम किया, ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया कि बेटा इसको मतलब वो गायब करने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला, ठीक है, उल्हर से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला जो कंपाउंड था उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया। क्या था वो प्रोडक्शन, वो भी हम देखते हैं। हु प्रिपेयर्ड, उन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले यूरिया बनाया। हु प्रिपेयर्ड यूरिया, ठीक है, यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक, ठीक है, किससे बनाया उन्होंने बेटा, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनाया, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया, ठीक है। क्या सॉल्ट था, अमोनियम साइनेट उन्होंने लिया, ठीक है, अमोनियम साइनेट लिया और उसे उन्होंने क्या किया बेटा, हीट किया, ठीक है। अमोनियम साइनेट को लिया और उसे उन्होंने क्या किया बेटा, हीट किया, ठीक है। अमोनियम साइनेट कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल होता है जो NH4, ठीक है, NCO, इसको अमोनियम साइनेट कहा जाता है। इसको जैसे ही उन्होंने हीट किया, ठीक है, यहाँ पर एक कंपाउंड मिला विच इज़ लाइक NH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या मिला बेटा आपको, NH2 मिला, ठीक है। और ये आपका क्या था बेटा, यूरिया था, और ये आपका अमोनियम साइनेट था जो बेसिकली क्या था, इनऑर्गेनिक था, ठीक है, इनऑर्गेनिक था, और ये आपका क्या था, ऑर्गेनिक सॉल्ट था। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो आप ये सोच रहे हो कि एक स्पेशल फोर्स होगा उनके पास, इन प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके पास कोई स्पेशल फोर्स होगा जिसमें ये जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिथ्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यूरिया जनरेट हो सकता है, और ये 1828 में किया गया, ठीक है। ये कब किया गया बेटा, 1828 में किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने वो मिथ तोड़ दिया, और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए मॉलिक्यूल्स की खोज लगातार होती रही, ठीक है, और नया जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बारे में खोज चलती रही, और खोज के बारे में फिर आगे आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी क्या कह सकते हैं उसकी, कि बहुत ज़्यादा वाइड हो गई, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बड़ी हो गई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर उसमें चलती रही। जैसे मैं को अगर कुछ चीज़ें बताऊं यहाँ पे हिस्ट्री रिलेटेड ही, ठीक है, तो 1848 में कोलवेज ने एसिटिक एसिड बना लिया, ठीक है। 20 साल बाद कोलवेज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें फिर दोबारा हाथ लगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा कंपाउंड, और उन्होंने एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन भी कर लिया, ठीक है। फिर 1856 की बात करें तो फिर बर्थलोट आए, और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बर्थलोट ने। इन्होंने बेसिकली C2H2 यानी इथाइन मॉलिक्यूल जो था उससे जनरेट करने में कामयाब रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारा काम होता रहा, और बहुत सारी चीज़ें जो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आगे बढ़ती रही। तो ये हिस्ट्री था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। असल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 मेजर चीज़ें हमें सीखनी होती है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है।
रिएक्शन और बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर जो बेसिक है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को असल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो उनको हम दिखाते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है। और अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बेटा क्या होता है, उसमें 4 वैलेंसीज होती हैं। 2 अगर प्लेन में रखोगे तो एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर जाएगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन। दूसरा नॉमेनक्लेचर, कि उसको हम नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे टाइप के, एक ही टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो उनका एक स्पेसिफिक नाम होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में 200 मेंबर्स हैं और अगर आप उनको अलग अलग नाम नहीं दोगे तो आप उनको बुला नहीं पाओगे, उनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे कहीं भी। तो इसलिए हमें उनके एक नॉमेनक्लेचर वाले पोर्शन को भी अच्छे से सीखना होता है, ठीक है। तीसरी चीज होती है स्ट्रक्चर रिलेटेड ही उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करना। कितने आइसोमर बन सकते हैं वो सारी चीज़ों को वहाँ पे समझना। तो वो सारी चीज़ें बहुत लेट आएंगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग जो होगी इसके अंदर जो प्रॉपर हेडिंग है, सबसे पहला जहाँ से बेसिकली हम सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते चलेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कि बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से जैसे मैं सबसे पहले आपको C2H6 यानी एक इथेन मॉलिक्यूल है और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और इसी में मैं पहले सारे टाइप के रिप्रेजेंटेशन को एक बार दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा और भी डिफरेंट टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो एक जो हम जिसे कहते हैं वो है मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ये देख रहे हो कंपाउंड, इसको हम बेसिकली बुलाते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो यही हो गया, ठीक है। कि अगर आपने कहीं पे मॉलिक्यूल का क्या लिख दिया बेटा, फॉर्मूला बस लिख दिया। दूसरा जो होता है रिप्रेजेंटेशन वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिखाने हैं, ठीक है, सारे कंपाउंड्स के बीच में। जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। फिर कार्बन 3 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसे बोला जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं उनको हम शो करते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या किसी भी तरीके का बॉन्ड हो, अगर हम उसे शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगला होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। नाम से थोड़ा अंदाजा तो आपको लग गया होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब है कि हम बेसिकली यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं CH3 CH3, ठीक है। पूरा पूरा कंपाउंड आप एक साथ नहीं चिपकाओगे, हर एक कार्बन को अलग अलग लिखकर दिखाओगे, ठीक है। लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स को हम नहीं दिखाएंगे। जैसे कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन हैं उनको हमने यहाँ पर बताया नहीं कि वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, वो सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद एक आता है, जो नेक्स्ट आता है ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। यह बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी आप इसे कह सकते हो। इसमें बेसिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर एक एंड होता है, ठीक है, जो यहां पर आप 2 एंड देख रहे हो, हर एक जो एंड होता है लाइन का, या जो भी आपका लाइन का जो भी यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा, जैसे ये तो आप 2 ही है तो इसमें एंड की बात हो रही है। मान लो इस तरीके से हो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसे मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कार्बन को, ठीक है। तो हर जगह हर एक एंड और हर एक जगह जहां पे एंगल बदल रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कार्बन को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है, कि ध्यान से यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के बारे में, कि एवरी एंड एंड एंगल चेंज, ठीक है, एवरी एंड और जो साथ में क्या हो रहा है बेटा, एंगल चेंज रिप्रेजेंट 1 कार्बन,
ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट 1 कार्बन, ठीक है, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एंड रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन, ठीक है, जो रिमेनिंग वैलेंसी होती है, रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन आर टू बी फिल्ड विथ हाइड्रोजन, आर टू बी फिल्ड विथ हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम किसके साथ फिल करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, जैसे यहाँ पे दो एंड है तो हम ये मानेंगे कि ये दोनों एंड कार्बन है, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, और जो भी कार्बन की वैलेंसी बच गई, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 3 बच गई, एक तो उसने कार्बन के साथ बना लिया, तो बाकी बची हुई उसकी 3 वैलेंसीज को हम किससे जोड़ देंगे बेटा, हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देखो ध्यान से, तो कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है, इसमें कितने कार्बन हो गए बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को पहले जोड़ लो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब जो कोने वाले कार्बन है, इनकी कितनी वैलेंसी ऑक्युपाइड है, 1, तो बची कितनी, 3, तो इसमें हम जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन को, ठीक है, इस तरीके से। बीच वाले की अगर बात करें तो इसमें 2, इसके बाद बात करें 2, और इस कोने वाले की बात करें तो 3, ठीक है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहा जाता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलों में हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, ध्यान से मेरी बात सुनना और अपने दिमाग में फिट कर लेना, सिर्फ हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते, और उन हाइड्रोजन को जो डायरेक्टली कार्बन से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं बेटा, डायरेक्टली कार्बन से जुड़े हुए हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो और समझो, हमें ऑक्सीजन शो करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन को शो करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या नहीं शो करना है बेटा, हाइड्रोजन को शो नहीं करना जो कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की अगर बात करें, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सबसे काम का है, इसलिए मैं इस पर जोर ज्यादा दे रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत छोटा कर देता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम लिखते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है उसे ये छोटा कर देता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को एक्सपेंडेड व्यू में लिख रहे हो कितना बड़ा है, और यहां पर आप देख सकते हो कि कितने छोटे से लाइन से आपने फटाक से बता दिया, बनाने में भी तेजी रहती है, ठीक है, पेस भी ज्यादा रहता है। इस वजह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हर एंगल चेंज और हर एक एंड जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन की बची हुई वैलेंसी को हम किससे सेटिस्फाई करते हैं बेटा, हाइड्रोजन से। नहीं बची है, कोई जरूरत नहीं है करने की। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेता हूं एक और प्रैक्टिस के फॉर्म में, देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेटा, कि यहां पर इस तरीके से आया है और यहां पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, ठीक है। अब अगर आप 4 कार्बन को बनाते हो तो यहां पर कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है, और यहां पर ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा कार्बन होगा, ठीक है। अब तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O है तो यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो। अब काउंट करो कि क्या पहले कार्बन की वैलेंसी खाली है, बिल्कुल खाली है, इसकी 3 वैलेंसी खाली है तो 3 को जोड़ दिया। इसकी 4 में से 2 वैलेंसी ऑक्युपाइड है, 2 खाली है। थर्ड वाले की कोई वैलेंसी खाली नहीं है, क्योंकि इसके चारों वैलेंसीज जो हैं वो ऑक्युपाइड हैं, 4 बॉन्ड कार्बन बना चुका है, ठीक है, तो थर्ड वाले में जोड़ने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाले में हमें 3 फिर दिख रहे हैं तो यहां पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा, यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो हमने यहां पर लिखा है ये हमारा बेसिकली क्या बेटा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीजें डिफरेंस हैं, आप यहां पर देखकर समझ सकते हो, ठीक है। हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को ही प्रेफर करते हैं, इसलिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं जो इसका अगला रिप्रेजेंटेशन है। अगला जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बोला जाता है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला जाता है बेटा, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये sp3 कार्बन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा, फॉर sp3 कार्बन, ठीक है। क्योंकि अगर बाकियों की बात की जाए तो ये चीजें नहीं आएंगी, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम sp3 कार्बन की बात करें, ठीक है, जिस कार्बन की 4 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से हैं, तो होता क्या है बेटा कि अगर कार्बन की 4 वैलेंसी की बात की जाए, देखो ध्यान से, ठीक है, तो अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाकर देखोगे खुद से तो आपको नजर आएगा कि जो 4 वैलेंसी होती हैं कार्बन की, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी प्लेन में होती हैं, और अगर स्क्रीन के प्लेन में रखा जाए, आप ठीक है, आप स्क्रीन के प्लेन में आप इमेजिन करिए, तो 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो स्क्रीन
के प्लेन में होंगे, पर एक हाइड्रोजन स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा और एक हाइड्रोजन स्क्रीन के कहां आ रहा होगा बेटा, बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हाइड्रोजन स्क्रीन के बाहर आ रहा होता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वेज से। ठीक है, और जो स्क्रीन के अंदर जा रहा होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डैश से। ठीक है, तो वेज डैश में रूल क्या है कि वेज है, इसको हम वेज बोलते हैं। ठीक है, जो सॉलिड यहां पर हम बना रहे हैं इसको वेज बोलते हैं, और वेज रिप्रेजेंट करता है कि अबोव द प्लेन या टुवर्ड्स अस। ठीक है, अबोव द प्लेन, वैसे बेसिकली प्लेन के ऊपर वाले कार्बन को, वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो यहां पर आप दूसरा देख रहे हो जो बेसिकली क्या है बेटा, डैश है। ठीक है, डैश यहां पर रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन वैलेंसी को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, बिलो द प्लेन वैलेंसी को। ठीक है, जैसे अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल का बनाऊं तो कार्बन कार्बन। ठीक है, अब कार्बन की एक वैलेंसी ऑलरेडी प्लेन में है, एक वैलेंसी और बना लो यहां पर। ठीक है, दो वैलेंसी हो गई। अब इसकी जो बची हुई वैलेंसीज होंगी वो या तो अबोव द प्लेन होंगी या फिर बिलो द प्लेन। तो एक अबोव द प्लेन होती है, मैंने आपको बताया, और एक क्या होती है बेटा, बिलो द प्लेन। तो एक अबोव द प्लेन बना लो और एक को क्या बना लो बेटा, आप बिलो द प्लेन बना लो। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये इथेन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेज डैश जो है ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, बाकी जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन देखे हैं उन सब में कहीं ना कहीं हमने चोरी की है। ठीक है, चोरी करने का मतलब हमने काम चोरी की है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने या तो उन्हें छोटा लिखा है या फिर हमने उनको 3 डायमेंशन में नहीं दिखाया है। लेकिन वेज डैश डायग्राम जो है वो एक्चुअल डायग्राम होता है, ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें आप एक्चुअल वैलेंसी को बताते हो कि वो अबोव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है। ठीक है, अगर वो अबोव द प्लेन है तो कैसे है, और अगर वो बिलो द प्लेन है तो कैसे है, वो सारी चीजें आप यहां पर देखते हो, आप यहां पर आसानी से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो वेज डैश इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, अब ये इसलिए है क्योंकि 4 वैलेंसी तभी होगी या स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर तभी होता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर sp2 होगा तो तीनों वैलेंसी एक ही प्लेन में लाई कर रही होंगी, तो आपको इस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी है। ठीक है, क्योंकि अबोव द प्लेन का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो वैलेंसी होती है वो प्लेन में होती हैं। sp हो गया तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, तो उस केस में भी आपको अबोव और बिलो द प्लेन वाली वैलेंसी होगी ही नहीं, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, जिसके रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे, वो है इथीन। ठीक है, इथीन के बारे में हम बात करते हैं। अगर इथीन का फॉर्मूला लिखा जाए तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H4। ये मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा जाए तो C डबल बॉन्ड C H H, और यहाँ पर भी H आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, H आएगा। ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाएगा। इसका अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार का CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा जाता है। ठीक है, और अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ये ऐसे आएगा। अब यहां पर दोनों एंड पर कार्बन है, पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लाइन में आप बॉन्ड्स को सही शो करते हो, बॉन्ड्स को कम या ज्यादा शो नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला जो है तीसरा हम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं इथाइन का। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चरल है इसमें वेज डैश का कोई लॉजिक नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि सारी जो वैलेंसी होंगी वो प्लेन में होंगी, तो इसीलिए अबव द प्लेन बिलो द प्लेन की बातचीत हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जो है इथाइन है। इथाइन का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा जाए तो C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। ठीक है, और अगर बॉन्ड लाइन बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ नया नहीं है, आपने ये पहले भी देख रखा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा जिनका मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रहा हूं। ठीक है, और आपको उनको कन्वर्ट करना है मॉलिकुलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन में। ठीक है, और आप चेक करिएगा, अगले टर्न पे हम लोग इसका आंसर मिलाएंगे कि कितने आप सही कर पाते हो और कितने आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या बनाना है बेटा उनका। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दूंगा कि आपको इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है। ठीक है, क्या बताना है बेटा आपको यहाँ पे, मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, H लगा हुआ है, ये H है, ये भी आपका H है। ठीक है, तो इनका आपको बताना है मेंशन
ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें मेंशन करनी है वो है मॉलिकुलर फार्मूला, फिर है यहाँ पे कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, और तीसरा जो आपको करना है वो करना है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें बताना है। अभी बहुत सारे हैं, ये एक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा ले सकते हैं आप क्वेश्चन को, फॉर्मेट क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड सी एच एच, यहाँ पर सी, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी, यहाँ पर एच, यहाँ पर भी एच लगा लो, और यहाँ पे लगा लो सी एच एच, और यहाँ पर एच। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे बातचीत करेंगे। मैं वो सारे क्वेश्चन आपको दूंगा और आप उन्हें प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे हमारे पास एक तीसरा आप मान सकते हो कि कुछ इस प्रकार का है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3। ठीक है, इसको आपको बनाना है, कंडेंस्ड ही दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसका आप सिर्फ क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन बना देंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये तीसरा हो गया। फोर्थ आप यहाँ पे ले सकते हो एक और क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि सी 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 सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, एच एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, इनकी दो दो वैलेंसी जो हैं वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच। ठीक है, फिफ्थ मॉलिक्यूल आप ले सकते हो कुछ इस प्रकार का कि यहाँ पर है सी डबल सी बॉन्ड सी, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखिए इसकी एक वैलेंसी बाकी है। ठीक है, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी है, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी है, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन सबको प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना भी पाएंगे। ठीक है, ये रहा एच, ये रहा एच, ये रहा एच, यहाँ पर मान लो हमारे पास है सी एच और इधर हमारा आ गया ओ एच। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया सी एच। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे केस ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो सी एच आ गया, यहाँ पर आ गया सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ठीक है, इसको आपको कंडेंस्ड और मॉलिकुलर फार्मूला और साथ ही साथ इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे बॉन्ड लाइन ड्रॉ करने पर कि आप बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें ज़्यादा समझना है। तो ये मान लो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर मान लो ये हमने हाइड्रोजन से जोड़ दिया, ये भी हमने हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये भी एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको आपको बना के बताना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको काउंटिंग पे देता हूं। आप बेसिकली सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो निकालने की कोशिश करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी जेई ने भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, जितना भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं उनके आपको रेशियो निकालने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देता हूँ। ठीक है, पहला ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा आप इस तरह का मॉलिक्यूल ले सकते हो। अब इन मॉलिक्यूल्स में आप जब तक इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बनाओगे तब तक आप बेसिकली नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आप बेसिकली नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने के लिए, काउंट करने के लिए आपको सबके सब क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप इन सब के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे पहले ड्रॉ करिएगा और उसके बाद आप कोशिश करिएगा कि आप काउंट करिए कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, एक जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था टेट्रासाइनोइथेन, वो भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पर है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, इसमें आपको नंबर ऑफ, इसमें तो मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही पूरा दे दिया है, तो आप इसे तो बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो आज मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगले टर्न पे हम लोग कार्बन के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है उनके बारे में कुछ और जानकारियां इकट्ठा करेंगे जो हमारे काम की होगी। जैसे डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ
ऑक्सीजन क्या होता है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, डिग्री ऑफ हैलोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। और फिर हम लोग बातचीत करेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बातचीत करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर वाले पोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वो है कि हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर को देखते हैं, खासतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि बिना नामकरण किए, बिना नॉमेनक्लेचर जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना मूर्खता है, क्योंकि कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करने से ज़्यादा कई बार सिर्फ नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, नाम दिया जाता है, और उस नाम से आपको मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना होता है, ठीक है, इसलिए आपको वो नाम बनाने और नाम लिखने आने चाहिए। तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बातचीत करेंगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, रिप्रेजेंटेशन और कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्यों होते हैं, वो सारी हिस्ट्री के बारे में हमने बेसिक से बातचीत किया है। वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।